हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस 1 ऑफ स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यस गाइस, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल आप लोगों का साइंस 1 का पेपर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10 स्टैंडर्ड का। और आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन है और एक दिन में मुझे पूरे के पूरे साइंस 1 के 10 चैप्टर्स को कवर करना है, जो कि मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा वीडियो लेट डाला है, तो आपको इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम कम टाइम में बहुत सारा मैटर कवर करके आपको बता दूंगी, राइट। तो जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको बता दूंगी। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम अभी आप हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के तो बताएंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि हम लोग बुक में जाए, वो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को ढूंढें, फिर उसको पढ़े और उसके बाद फिर जाके एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए, राइट। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ है, वो चीज़ ये है कि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हैं, मैंने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सामने में उनका पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है। मतलब जब आप लोग बुक को ओपन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होंगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। रीज़न ये है क्योंकि आप लोगों के पास में ऑलरेडी पेज नंबर रहेगा, तो पेज नंबर से आप डायरेक्टली सर्च आउट कर सकते हो कि वो क्वेश्चन कहाँ पे, राइट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 ग्रेविटेशन को। जो लोग पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, ऑल द बेनिफिट्स उनको सभी मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की, अब क्या करूँ, पेपर भी आ गया। तो ऐसे केस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर रियली गोइंग टू हेल्प यू फॉर एग्जाम, राइट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है अपना केपलर्स लॉ। तो चैप्टर 1 ग्रेविटेशन में सबसे पहले जो है वो है केपलर्स के तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ये तीनों के तीनों लॉ दे रखे पेज नंबर 3 पर, और ये क्वेश्चन इतने बार आया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब दिमाग में एक और क्वेश्चन ये आता है कि मैम अब हमको रिड्यूस क्वेश्चंस भी बता रहे हो क्या, जो रिड्यूस पोर्शन हो गया है? नहीं भाई नहीं, जो पोर्शन रिड्यूस हो गया है उसको तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो तो पेपर में आएगा ही नहीं। तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो आपके रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, वो आपको है ही नहीं। तो अगर पढ़ना ही नहीं है तो फिर मैं वो क्वेश्चंस को क्यों बताऊँ? तो वो क्वेश्चंस को फिर मैं अवॉइड कर रही हूँ, राइट। चलिए, तो केपलर्स के तीनों लॉ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ, जो कि दे रखे पेज नंबर 3 पर। अब जो केपलर्स का सेकेंड लॉ है, वहाँ से आपको कुछ इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मतलब आपने अगर देखा होगा तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ये कहते हैं कि बहुत सारे जगह पे आपको उन्होंने डायग्राम दिया है, और डायग्राम से आपको इंटरप्रेट करना है कि ये डायग्राम कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ये डायग्राम से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो। उस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉ पढ़ लूँगा और चले जाऊँगा, देख लूँगा, जो होगा वो होगा, ऐसा नहीं कर सकते। आपको लॉ से रिलेटेड जो डायग्राम है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, और वो डायग्राम से आपको लॉ का नेम भी इंटरप्रेट करते आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे आप सभी को पता है कि ये जो लॉ है ये तो कितने सालों से इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता, बहुत हर साल क्वेश्चन आता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे रखा है पेज नंबर 4 पर। उसके बाद में है कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये फॉर्मूले 2 स्पेसिफिक ऐसे हैं इस चैप्टर से जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में। तो अगर मैं बात करती हूँ ये दोनों फॉर्मूले की, तो ये दोनों फॉर्मूले से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो देखो, यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि मास डबल कर देंगे, डिस्टेंस ट्वाइस कर देंगे, तो भाई फोर्स क्या वैल्यू कितना आएगा। अगर मास को मैंने हाफ कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, या डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया, तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा। ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस फॉर्मूले से भी आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि जो भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो कितना रहेगा। अगर मास ऑफ अर्थ डबल कर दिया, अगर मास ऑफ अर्थ ट्रिपल कर दिया, अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया, अगर डिस्टेंस डबल कर दिया, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा। ये वाले फॉर्मूले से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस फॉर्मूले से एमएम तो कैंसिल हो जाएगा ना दोनों तरफ। तो ये वाला फॉर्मूला, तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से करना, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला से आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा, मतलब आएगा ही। तो आपको बहुत अच्छे से उसको करना है, राइट। फिर टेबल 1.7 जो है वो है पेज नंबर 9 पर। ये टेबल पे जो दिया हुआ है ना कि बेसिकली माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट कितनी है,
ये इसकी हाइट कितनी है, तो ये हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यूज़ वहाँ पे दे रखे हैं। वो टेबल आपको थोड़ा सा हो सके तो रट्टा मार लो, क्योंकि वो जो टेबल है उससे रिलेटेड मैचिंग के क्वेश्चंस पेपर में 2-3 बार आ चुके हैं। मैचिंग के क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ये जो टेबल है 1.7 पेज नंबर 9 पे दिया है, उसको भी अच्छे से कर लो। उसके बाद में ये जो रिलेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इक्वल्स टू 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये भी अच्छे से करना। और लास्ट में है फ्री फॉल का कंसेप्ट। फ्री फॉल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इसलिए आपको ये भी बहुत अच्छे से करना है। ढूंढने का ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पेज नंबर मेंशन कर दिया है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि बेसिकली यू जस्ट हैव टू सर्च द पेज नंबर और वो वाले टॉपिक को पढ़ो और बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाओ, राइट। क्योंकि देखो कैसा होगा, अगर आप एक ही चैप्टर को लेके बैठ जाएंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को करो। अगर आपने साल भर प्रिपरेशन नहीं किया है या आपका नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीज़न, तो उसका बस एक ही तरीका है कि आप लोग लास्ट मोमेंट पे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करो और काम खत्म। एक दिन 3 घंटे सो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जो भी आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और अब हम लोग देख रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ही चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है डॉबिनेट्राइड्स। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, मैम ठीक है डॉबिनेट्राइड्स तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन डॉबिनेट्राइड्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी सेंट्रल एलिमेंट होता है उसका जो भी एटॉमिक मास होता है वो होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट्स अपॉन 2, वही होता है उसका फॉर्मूला। तो बेसिकली क्या है ना, Li मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बेस पे कैलकुलेशंस आपको आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको लिथियम का एटॉमिक मास दे दिया जाए, पोटेशियम का एटॉमिक मास दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ भाई सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा, तो आपको वो भी बढ़िया तरीके से करते आना चाहिए, समझ गए। अब दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो टेबल है 2.1 जो कि एसोसिएटेड है डॉबिनेट्राइड से, तो उसमें तो कैल्शियम, बेरियम, स्क्रॉन्शियम वाला भी है, लेकिन वो तो रिड्यूस हो गया है। तो सुनो भाई सुनो, ये जो टेबल 2.1 है इसमें टोटल 3 कॉलम है, 3 रोज है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो सेकेंड रो और थर्ड रो कैंसिल हुआ है, लेकिन फर्स्ट रो थोड़ी कैंसिल हुआ है। तो फर्स्ट रो में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला पार्ट है। लिथियम और पोटेशियम का वैल्यू दे रखा है और सोडियम का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। एज इट इज़ डिक्टो क्वेश्चन पेपर में आया है, इसलिए आप अच्छे से करके जाओ। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी आपको करना है। और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है इससे रिलेटेड कि कब तक वैलिड है, कहाँ तक वैलिड है, कैल्शियम तक वैलिड है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मैं बोलूँगी ये दोनों क्वेश्चन मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ तो आपको आना ही चाहिए। ये पीरियोडिक लॉ 1 वर्ड के फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है, और यही जो पीरियोडिक लॉ है ये आपको MCQ के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी मेरिट्स, डीमेरिट्स है जो कि पेज नंबर 19 और 20 पे दिए, वो भी आपको करना है। देखो भाई मैंने आपका कितना बड़ा काम आसान कर दिया है। मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें जो थी वो पेज नंबर के फॉर्मेट में दे दी, मतलब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने का तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो काम मैंने कर दिया। सेकेंड पॉइंट, रिड्यूस सिलेबस में जितना पार्ट था जो कि इंपॉर्टेंट है बट रिड्यूस्ड है, उसको नहीं लेना है, वो भी मैंने आपका हल्का कर दिया और पेज नंबर भी आपको अलॉट कर दिए। मतलब अब टाइम पर ढूंढने का बिल्कुल टेंशन नहीं है, जस्ट पेज नंबर देखो और बस काम चलते बनो। उसके बाद में है भाई एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक सेकेंड, एलिमेंट एटॉमिक रेडियस ऑर्डर ये दिया है पेज नंबर 25 पर। तो एलिमेंट जो है, देखो आप लोगों ने देखा होगा पेज नंबर 25 पे बहुत सारे एलिमेंट दिए हैं, ऐसे येलो येलो कलर के टेबल्स बने हैं और बहुत सारे एलिमेंट दिए हैं और उनके एटॉमिक रेडियस का वैल्यू दे रखा है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, आपको एलिमेंट्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये सारे एलिमेंट्स को अरेंज करो इनके एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर में। फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये सारे एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका है, सबसे बिगेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका है, ये सारे एलिमेंट्स में से सबसे लोएस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। बिगेस्ट एटॉमिक रेडियस, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आ सकती है।
तो ऐसे कम से कम येलो कलर के बॉक्सेस 3 आपको दे रखे हैं पेज नंबर 25 पर। तो आपको वो येलो कलर के बॉक्सेस में जितना भी एटॉमिक रेडियस के वैल्यू दे रखे हैं उसके हिसाब से उन एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस को आप अरेंज करो। फिर है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज अलोंग ग्रुप एंड पीरियड। तो ग्रुप के अलोंग में, ठीक है, और पीरियड्स के अलोंग में एटॉमिक साइज कैसे क्या वेरी करता है ये पेज नंबर 25 पे दे रखा है, इसको भी अच्छे से करना है। और टेबल 2.8 जो है, टेबल 2.8 वहाँ से आपको आएंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब टेबल 2.8 में आपको दे क्या रखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो टेबल 2.8 जो है वो पेज नंबर 23 पे आपको दे रखा है। उसमें आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया जाएगा और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको प्रेडिक्ट करने का है उसका एटॉमिक नंबर कौन सा है, वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है, कौन से पीरियड में प्रेजेंट होता है ना, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारी चीज़ें। तो ये जो है इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, समझ गया ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा, पीरियड, ग्रुप, एटॉमिक नंबर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वो सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। तो ये टेबल 2.8 जिसने पढ़ लिया उसके वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि टेबल 2.8 से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है। फिर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर पेज नंबर 26 पर दे रखा है, यहाँ से MCQ आने का चांस है। बहुत बार यहाँ से MCQ, बहुत अच्छे अच्छे MCQ बनते हैं। तो जिसने मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर नहीं पढ़ा वो गया। और ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली तो एकदम छोटा सा ही है कि ब्रोमीन लिक्विड में होता है, क्लोरीन गैस में होता है, आयोडीन सॉलिड में होता है, फिर उसके बाद में फ्लोरीन गैस के फॉर्म में होता है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी है, तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हुए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनका स्क्रीनशॉट लेना और इसी से पढ़ना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ट्रस्ट करो, मैंने भाई बहुत मेहनत की है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने के लिए। ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही निकाल के दे दिए, पढ़ लो भाई मेरा भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपका फ़ायदा देखा है। तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट 2 चैप्टर्स की। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं आगे के चैप्टर्स, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को। चैप्टर 3 में हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को, ये है आपका चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ये दे रखा है पेज नंबर 32 पर। इसके बाद में है जितने भी इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस है वो सभी करो। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। तो अगर आपने जो नहीं है इंपॉर्टेंट उसको नहीं पढ़ा और पेपर में वही से आ गया तो व्हाट यू विल डू इन दैट केस, राइट। तो आपको सभी पढ़ने का है। उसके बाद में है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल आपके 4 केमिकल रिएक्शंस है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये तो आपको करना ही है, लेकिन इसी के साथ साथ इन सभी रिएक्शंस के आपको एग्जाम्पल्स भी करना है। अब आप लोगों को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, पेज नंबर 35, 36, 37, 38 भी ये सब दे रखा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं करना है कि कहाँ पे ये है, कहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ऑलरेडी मैंने पेज नंबर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है, राइट। चलिए, तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन तो आपको आ जाएगा, लेकिन इसके साथ जो आपको याद रखने का है वो ये है कि पेपर में 2-3 बार से पता है क्या हुआ, इसको इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया। आपको एक रिएक्शन दी गई, एक रिएक्शन आपको प्रोवाइड की गई क्वेश्चन में, राइट, और आपको पूछा गया वहाँ पे कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दिया था, मतलब एक रिएक्शन दी थी, एग्जाम्पल दिया हुआ था, और आपको पूछा गया था कि ये जो है ये कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट है, कौन से रिएक्शन का ये गिवन एग्जाम्पल है। तो इसीलिए मेरे को आपको यही बोलने का है कि रिएक्शन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, डेफिनेशन याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको इंटरप्रेट करते आना चाहिए। रिएक्शन अगर प्रोवाइड की गई तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर रस्ट, कोरोजन और रिएक्शन पेज 44 पे दे रखा है, रैंसिडिटी पेज 45 पर और कैटलिस्ट पेज 41 पर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 4 में इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पावर, करंट और पोटेंशियल का यूनिट क्या है, पेज नंबर 48 पे दे रखा है, उसको करना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पेज नंबर 49 पे है, उसका डेफिनेशन अच्छे से करो। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखो आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा वाटर बॉयलर,
इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये तीनों में से एक कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सी प्रोसेस फॉलो करता है, इनमें कौन सी प्रोसेस होती है। तो वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब, आपको इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि प्लीज़ एक्सप्लेन विच प्रोसेस दिस पर्टिकुलर थ्री थिंग्स फॉलो। तो आपको पता होना चाहिए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसमें होता है। वाटर बॉयलर में, इलेक्ट्रिक कुकर में, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी प्रोसेस होती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन को याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस कहाँ पे वर्क करती है। नाइक्रोम और टंगस्टन के यूजेस, कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जो नाइक्रोम होता है उसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक हीटर में और इलेक्ट्रिक कुकर में, और टंगस्टन का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो ये आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर प्रोवाइड किए मैंने। लाइव, न्यूट्रल और पोटेंशियल, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर होता क्या है। इसी के साथ साथ इनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है लाइव वायर, न्यूट्रल वायर में, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। पेज 53 का डायग्राम अच्छे से करो। और ये जितने भी यहाँ पे रूल्स दिए, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स, राइट हैंड रूल, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, एसी एंड डीसी करंट, इलेक्ट्रिक मोटर वर्किंग, ये सब आपको अच्छे से करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एसी और डीसी करंट जो है, यहाँ पे आपको इनकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है कि एसी करंट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 50 हर्ट्ज़। तो वो सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतने भी अगर आप चैप्टर को कर ले, इतना चैप्टर्स में से अगर आप पार्ट जो भी मैं बता रही हूँ उसको अगर आप कर लेते हो, तो आई गिव यू गारंटी कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। नॉट ओनली फ्रॉम MCQ, नॉट ओनली फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन, फ्रॉम एवरी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। चलिए, लेट्स मूव अहेड विथ चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एट द मोमेंट व्हेन यू विल बी स्टडिंग ऑल दिस चैप्टर्स। आपने पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी होगी, आई नो, क्योंकि कल पेपर है, तो आज तो भाई सब लोग जोरों शोरों से पढ़ाई करते हैं, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मस्ट होते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स नहीं देखते कि किस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे। और आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने वो काम आपका कर दिया है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे बताने की थी वो ये है कि इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एक दो क्वेश्चन देखो कैसे आए। एक दो क्वेश्चन ऐसे आए थे कि आपको रिएक्शन क्वेश्चन में दी गई थी A + B गिव C + D। ये A + B कुछ तो भी था, रिएक्शन आपको दी थी, और आपको पूछा जाएगा कि A का नाम क्या है, B का नाम क्या है, C का नाम क्या है, D का नाम क्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम क्या बोलते ये सभी रिएक्शन का डेफिनेशन याद कर लेंगे और हो गया। दिस वोंट बी दैट मच इनफ। तो आपको एग्जाम्पल तो याद करना ही है, क्योंकि एग्जाम्पल से आजकल इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने चालू हो गए। इसी के साथ साथ रिएक्शन भी दी जाएंगी, रिएक्शन का नेम भी दिया जाएगा, लेकिन आपको ये रिएक्टेंट का नेम क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, ये भी लिखने को आ सकता है। इसलिए वैसा भी पढ़ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं रिएक्शन पढ़ लूँगा और हो गया। क्योंकि अगर आप रिएक्शन पढ़ते हो गया, लेकिन पेपर में वैसे नहीं आएगा, तो मतलब आपका वो बेनिफिट क्या हुआ फिर पढ़ने का, राइट। तो आपको ये भी अच्छे से करने का है। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैप्टर 5 है हीट, ठीक है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फिगर 5.2 टेम्परेचर टाइम ग्राफ इंटरप्रिटेशन। देखो, मैं अगर बात करूँ ना, तो इस फिगर को हम लोग यूजुअली अवॉइड कर देते हैं। हम लोग देखते कि यार ये फिगर में कुछ है नहीं, ऐसा कुछ पूछने लायक तो यहाँ से है नहीं, हम लोग उसको इग्नोर कर देते। लेकिन एक बात बताओ, सीरियसली उसको इग्नोर मत करना, नहीं तो बड़ा पछताएंगे। याद रखना भाई कि ये जो फिगर है 5.2 टेम्परेचर टाइम ग्राफ जो है, ये फिगर को प्लीज़ 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 स्किप मत करना। ये जो फिगर है, इससे इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है कि ये फिगर क्या इंटरप्रेट करता है। तो ये फिगर 5.2 पेज नंबर 63 पे दिया है। पेज नंबर मैंने सारे डिस्क्राइब कर दिए। रिड्यूस सिलेबस का जो पोर्शन था, जो नहीं करना था, उसको मैंने ऑलरेडी अवॉइड कर दिया। उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रही हूँ। तो पेज 63 पर फिगर 5.2 पे जो भी टेम्परेचर टाइम ग्राफ का इंटरप्रिटेशन है, उसको अच्छे से करना। वहाँ पे वो ग्राफ के बाजू में दे रखा है कि ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जितने भी ये चारों डेफिनेशंस है, मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सारे डेफिनेशंस पेज नंबर 63 पर दे रखे।
रिजिलेशन डायग्राम के साथ पेज नंबर 64 पे दे रखा है, अच्छे से पढ़ना विद डायग्राम। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर से आपको डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्यों एक्सपांड होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से कम वाटर क्यों कंप्रेस होता है। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है पेज 65 पर। पेज 65 पर होप्स एपैरेटस भी दिया हुआ है, तो उसको भी अच्छे से करना है, ठीक है। होप्स एपैरेटस आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। होप्स एपैरेटस जो है इसका जो डायग्राम है वो है आपका 5.4, फिगर 5.4 पेज 65। यहाँ से भी आपको इंटरप्रिटेशन पूछा गया है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो चैप्टर 5 हिट है इससे आपको बहुत सारे डायग्राम्स दे दे के इंटरप्रिटेशन पूछा गया है, क्योंकि ये डायग्राम ये वाले चैप्टर में ज़्यादा कुछ पूछने लायक है नहीं। तो एग्जामिनर ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, वो इस चैप्टर के डायग्राम्स को पकड़ता है और डायग्राम्स को वहाँ पे छाप देता है और बोलता है कि बताओ ये डायग्राम क्या इंटरप्रेट करता है, लिखो कुछ पॉइंट से डायग्राम क्या शो करता है, ये डायग्राम में कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है, ये डायग्राम में एपैरेटस कौन सा यूज़ किया गया है। अब क्या होगा, जो होप्स एपैरेटस वाला आपका डायग्राम है, कुछ इस टाइप वाला डायग्राम है ना वो, तो ये डायग्राम आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये जो डायग्राम है ये कौन से एपैरेटस का है। तो आपको होप्स एपैरेटस पता है, आपको होप्स एपैरेटस का वर्किंग भी पता है, आपको ये भी पता है कि होप्स एपैरेटस को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ये ही नहीं पता अगर आपको कि डायग्राम दे रखा है, ग्राफ दे दिया मैंने और पूछा गया और मैंने आपको पूछा, सपोज मैंने पूछ लिया कि ये जो डायग्राम है ये कौन सा एपैरेटस का है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डायग्राम है दिस डायग्राम इज बिलोंगिंग टू होप्स एपैरेटस, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये डायग्राम क्या शो करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरी थ्रू नहीं आएंगे, क्वेश्चन विल बी कमिंग थ्रू ग्राफ, समझ में आ गया। एंड फ्रॉम द ग्राफ यू हैव टू इंटरप्रेट द आंसर। अगर आप लोग सिर्फ पढ़ते जाएंगे और ये चीज़ें नहीं पता रहेगी तो पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। पढ़ने से आपको सिर्फ एक आइडिया मिलती है, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने से आपको एग्जैक्टली आपका जो व्यू है वो क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें दे रखी है वहाँ पे कि ड्यू पॉइंट क्या होता है, सैचुरेटेड एयर क्या होती है, अनसैचुरेटेड एयर क्या होती है, वो सब आपको पढ़ना है पेज 66 पर। और हीट का यूनिट दे रखा है पेज 67 पर। फिर आते हैं, लेट्स कम टू चैप्टर 6 जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एज यू ऑल नो कि दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। याद रखना चैप्टर 5 के डायग्राम से जो भी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस है वो अच्छे से करना, मैं सच में बता रही हूँ बार बार। और 2 ही ग्राफ है मुश्किल से, एक ग्राफ है ये वाला, एक ग्राफ है ये वाला। अब आते हैं चैप्टर 6 पर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन पेज 73 पे दिया है, वो आपको करना है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पेज 74 पर दिया है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अच्छे से करना कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है वो सब आपको पता होना चाहिए। वो दे रखे तीनों के तीनों लॉज वहाँ पे दिए। पेज 75 पर फिगर 6.3 में डायग्राम का इंटरप्रिटेशन दिया है, तो वो इंटरप्रिटेशन आपको देना है। मतलब एक डायग्राम तो दे रखी है, देखो डायग्राम जो है ना वो ये वाली आपको दे रखी है। तो पेपर में आपको ऐसा नहीं आएगा कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इसका डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा पेपर में आपको। क्योंकि आजकल 10th स्टैंडर्ड के पेपर में अगर आप देखते हो तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस, डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशंस ज़्यादा टाइप आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये रे क्या सिग्निफाई करती है, ये एंगल कौन सा है, ये रे क्या है, ये एंगल कौन सा है, ये मीडियम कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, डायग्राम आपको दिया जाएगा, डेफिनेशन आपको बहुत रेयरली पूछी जाएगी। तो इसलिए आपको ये इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए। पेज नंबर 75 पे दिया है, पेज नंबर मैंने सारे दे दिए, मतलब एंड समय पर आपको बुक्स में फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। पेज 75 पर फिगर 6.4 में 3 डायग्राम दिए, वो 3 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे पास होती है डेंसर मीडियम टू रेडर मीडियम, रेडर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वो पास होती है अलॉन्ग द नॉर्मल, तो क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे दे रखी है। स्टार ट्विंकल होता है, प्लैनेट ट्विंकल नहीं होते हैं। पेज नंबर 76 पर इसको दे रखा है कि वाई स्टार्स ट्विंकल एंड वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, इसका रीज़न वहाँ पे आपको दे रखा है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट जिसको हम लोग स्कैटरिंग भी बोलते हैं, पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है, उसका डेफिनेशन अच्छे से करना। पेज 78 पर फिगर 6.9 में पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है। ये मुझे लगता है आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये उतना नहीं पूछा गया लेकिन अब आने का चांस है, क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट। पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा ये जो दोनों डेफिनेशन है इसमें एक डायग्राम भी दे रखा है वहाँ पे। पेज 78 पर एक ही डायग्राम है जो कि है फिगर 6.9।
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल उस डायग्राम से भी इंटरप्रिटेशन आ सकता है। मतलब पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन पूछने की बजाय एग्जामिनर आपको ये वाला डायग्राम दे सकता है, फिगर 6.9 वाला, और पूछ सकता है कि बताओ भाई ये डायग्राम जो है इसमें कौन से दो फिनोमिना हो रहे हैं। तो आपको वहाँ लिखते आना चाहिए पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। डेफिनेशन तो करना ही है, लेकिन डेफिनेशन के साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। तो बेसिकली जितने भी आपके साइंस 1 के चैप्टर्स हैं, उन सभी साइंस 1 के चैप्टर्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, अच्छे से करना। इंटरप्रिटेशंस आप, मुझे पता है, स्किप करके ही जाते थे, बट पेपर में आने के चांसेस है। लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैप्टर 7 है लेंसेज, चैप्टर 8 है मेटलर्जी। चैप्टर 7 जो लेंसेज है उसमें से कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है ये आपको पूछा जाएगा, और कौन सी लेंस कन्वर्जिंग है, कौन सी लेंस डाइवर्जिंग है, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये दे रखा है पेज नंबर 81 पर। उसके बाद में है इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, कि कौन सी इमेजेस कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म करते हैं। तो टोटल 3 टाइप के वहाँ पे रूल्स भी दे रखे हैं, पेज नंबर 82 पे वो दिया है। लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन ये भी आपको अच्छे से करना है, पेज 84 और पेज 85 पर। ठीक है, अब अब जरा ध्यान से सुनना, पेज नंबर 85 पर एक ग्रीन बॉक्स दे रखा है, उसमें टोटल 2-3, मतलब मेरे को लगता है 4 की 5 रूल्स है, 5 रूल्स है आई थिंक। तो ग्रीन बॉक्स है पेज नंबर 85 पर, उसमें टोटल 5 to 6 रूल्स है। वहाँ से आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो कैसे क्या एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको पूछा जाएगा अगर पावर जो है वो पॉजिटिव है, सपोज स्पेक्ट्स का नंबर है +0.75, सपोज मान के चलो, मेरा तो माइनस है वैसे। सपोज अगर मेरे स्पेक्ट्स का नंबर है +0.75, सपोज मान के चलो, तो मैंने कौन सा लेंस लगाया है, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, वो पूछा जाएगा। ठीक है, समझ गया ना। अगर सपोज मेरे स्पेक्ट्स का पावर जो है वो है +0.5, समझ लो +0.5 है, तो टाइप ऑफ लेंस पूछा जाएगा कि मैंने कौन सा लेंस लगाया है स्पेक्ट्स में, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, अगर पावर प्लस है तो। ठीक है, इसी के साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि फोकल लेंथ का वैल्यू कितना है, अगर पावर +0.5 है तो आपको बताते आना चाहिए। पावर का यूनिट क्या है, डायोप्टर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सपोज एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि पावर जो है, सपोज मेरे स्पेक्ट्स का पावर, एक स्पेक्ट्स का है लेफ्ट वाले का -0.75, ये तो एक्चुअल वैल्यू है। मेरे लेफ्ट वाले स्पेक्ट्स का वैल्यू जो है, लेफ्ट वाले आई के स्पेक्ट्स का, वो है -0.75। तो अब ये माइनस जो है, तो मैंने कौन सा लेंस लगाया है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मेरे लेंस का फोकल लेंथ कितना है, ठीक है, फोकल पावर कितना है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ग्रीन बॉक्स के रूल्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको लग रहा होगा मैंने ग्रीन बॉक्स के रूल्स पढ़ लिए तो मुझे सब आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है। आपको इंटरप्रेट करते आना चाहिए। इंटरप्रेट ही नहीं आएगा, रूल सारे पता है तो क्या मतलब ऐसा पढ़ के, समझ गए ना। तो ऐसे इंटरप्रिटेशन आएंगे पेपर में, तो इसलिए मैंने वहाँ एमसीक्यू लिखा। पावर ऑफ लेंस के कैलकुलेशंस आएंगे पेज 85 पर। जितने भी न्यूमेरिकल्स है साइंस 1 में सभी कर डालो, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म पावर वैल्यू इंटरप्रिटेशन अभी बताया मैंने। फोकल लेंथ को कैसा रहेगा, टाइप ऑफ लेंस कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, कॉनकेव रहेगा, पेज 85 पर दे रखा है। ह्यूमन आई से तो बहुत क्वेश्चन आए पेज नंबर 87 पे। 3 यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, 3 यूजेस करके रखो, पेज 89 पे दिए हुए। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया क्या होता है, उनका डायग्राम क्या होता है, पेज 88 पर। आप ज़रा एक और चीज़ सुनो। एक और चीज़ यहाँ पे जो हो सकती है वो ये है कि आपको अगर उसको डिफेक्ट्स ऑफ विजन नहीं पूछना है तो वो पता है क्या करेगा, वो आपको सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, कि वो आपको एक डायग्राम दे देगा। ठीक है, डायग्राम वो आपको ऐसी वाली जो डायग्राम होती है ना आई की, वो दे देगा वो। और वो आपको पूछेगा, ये सब दे रखा है पेज 88 पर, वो आपको पूछेगा कि ये डायग्राम जो है ये हाइपरमेट्रोपिया की है, मायोपिया की है या प्रेसबायोपिया की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी वहाँ पे आ सकता है कि डायग्राम दे दी जाएंगी, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया की, तीनों में से कोई भी एक डायग्राम दी जाएंगी, और आपको पूछा जाएगा कि बताओ ये डायग्राम जो है ये कौन से डिफेक्ट ऑफ विजन को सिग्निफाई करता है। प्रेसबायोपिया, डज इट सिग्निफाई प्रेसबायोपिया और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया।
सो बेस्ड ऑन द डायग्राम यू हैव टू इंटरप्रेट, तो आपको इंटरप्रेट करते भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने हाइपरमेट्रोपिया पूरा पढ़ लिया, मायोपिया पूरा पढ़ लिया तो मेरा काम हो गया, वैसा नहीं जमेगा। डायग्राम दे दिया जाए तो आपको इंटरप्रेट करते आना चाहिए कि वो क्या है, और आपको उसका पूरा पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, राइट। चलिए अब आते हैं चैप्टर 8 मेटलर्जी पर। रिएक्शन ऑफ मेटल, जितने भी मेटल के रिएक्शंस है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, नॉन मेटल के साथ, सब आपको अच्छे से करना है क्योंकि बहुत बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए अब एक और चीज़ ज़रा ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी आपको रिएक्शन देखो कैसे आती है। आपको दिया जाता है CuSO4 और पूछा जाता है आयरन नील, और CuSO4 के जगह पे हम लोग कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, और दे दिया जाता है आयरन नील और पूछा जाता है इसका प्रोडक्ट बताओ। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पढ़ के गया था, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये तो नेम की फॉर्म में आई है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है। तो मेरे को कहना मुझे बस यहाँ पे इतना है कि रिएक्शन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मेटल की सभी चीज़ों के साथ में, सभी अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग कंपाउंड के साथ में रिएक्शन आपने पढ़ डाली, ठीक है, पढ़ डाली, क्योंकि मैंने पेज नंबर भी दिया है तो टेंशन तो है नहीं। लेकिन वैसा क्वेश्चन अगर नहीं आए तो क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है वर्ड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट की जगह कभी मैं कॉपर नाइट्रेट भी लिख सकती हूँ। तो एग्जामिनर ने आपको रिएक्शन तो पूछा है, लेकिन एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पूछी है। एग्जामिनर ने आपको थ्योरी का एक फॉर्म दिया है, उसने आपको थ्योरेटिकल वे में रिएक्शन पूछी है। एग्जामिनर वांट्स कि आपको ये प्रेडिक्ट करते आना चाहिए नेम से उसका फॉर्मूला, और फिर आप रिएक्शन करो, समझ गए ना। तो अब रिएक्शन डायरेक्टली आने के कोई चांस नहीं है, आपको थ्योरी के फॉर्म में आएगा, समझ गया। नेम दिए जाएंगे और नेम से पहले तो आपको कंपाउंड का फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना है और फिर रिएक्शन करना है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, थिंग्स आर गोइंग क्लियर। चलिए अब टेबल 8.5 रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है, ये टेबल भाई खतरनाक इंपॉर्टेंट है, एनडीए एग्जाम में भी कितने बार आया है टेबल। तो ये जो टेबल है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये दे रखा है पेज नंबर 97 पर। ये टेबल को रट्टा मारने का है क्या, रट्टा मत मारो, बट इंटरप्रेट करते आना चाहिए। टेबल से आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा मेटल सबसे रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल लीस्ट रिएक्टिव होता है। अगर मैंने आपको सपोज 3 मेटल दे दिए और पूछा गया कि ये 3 मेटल में से रिएक्टिव सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, सबसे मोर प्रोन टू ऑक्सीडेशन कौन है, लेस प्रोन टू रिडक्शन कौन है, तो ये सारी चीज़ें आपको आ सकती है। टेबल अच्छे से आना चाहिए। टेबल रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, टेबल कहीं ड्रॉ नहीं करना है, टेबल बेस्ड इंटरप्रिटेशन यू शुड नो कि कौन सा मेटल सबसे रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, अच्छे से करना, आने के चांसेस है। सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन में विफले टेबल, हाइड्रोलिक सेपरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रॉथ फ्लोटेशन सेपरेशन, ऐसे टोटल 3 टाइप्स के मेजर सेपरेशन है, और ग्रेविटेशन में 2 है, विफले और हाइड्रोलिक। अब अगर मैं बोलूँ ना तो ये सेपरेशन में से विफले टेबल और हाइड्रोलिक सेपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रॉथ फ्लोटेशन सिर्फ पढ़ के जाना उतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, उतना नहीं है जितना ये दोनों है। पढ़ के जाओ, मतलब उसको स्किप मत करो। आई जस्ट वांट टू से कि डोंट स्किप सच, बट एटलीस्ट यू जस्ट गो ऑन रीडिंग द थिंग्स थ्योरेटिकली, बट यू शुड फोकस मेनली ऑन दी विफले टेबल एंड दी हाइड्रोलिक सेपरेशन। अब विफले टेबल और हाइड्रोलिक सेपरेशन को देखो एग्जामिनर ने कैसा पूछा है। एग्जामिनर ने देखो क्या किया, हर बार क्या होता है, आपको पूछा जाता है विफले टेबल और बोला जाता है कि विफले टेबल की थ्योरी लिखो, विफले टेबल का डायग्राम लिखो, तो आप लोग करते हो वो एज यूजुअली पूछा जा रहा है। लेकिन अब एग्जामिनर ने थोड़ा सा पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया है। उसने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले वो थ्योरी दे देता है, मतलब थ्योरी के सारे पॉइंट्स उसने ही लिख दिए, आपको थ्योरी कुछ नहीं लिखना है। उसने आपको बोला कि ये थ्योरी के हिसाब से आपको क्या समझ में आता है कि मेथड जो है ये कौन सी थ्योरी का मेथड दे रखा है। मतलब वहाँ पे आपको ये पूछा जाता है कि थ्योरी तो वहाँ पे उसने पूरी दे दी, सारे पॉइंट्स उसने लिख दिए। उसने आपको बोला कि बताओ ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये कौन से सेपरेशन मेथड के हैं, ये विफले टेबल का है मेथड या हाइड्रोलिक सेपरेशन के सारे पॉइंट्स है या कौन से इसके पॉइंट्स है। पॉइंट्स दे दिए, थ्योरी पूरी दे दी, और आपको पूछा गया कि ये थ्योरी से बताओ नाम क्या है उस सेपरेशन का, ठीक है। अब आपने नाम प्रेडिक्ट कर लिया एंड ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इट, तो आपको उसका डायग्राम भी ड्रॉ करने का है। समझ गए ना, समझे या नहीं समझे। तो बस मुझे इतना ही कहना है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको डायग्राम भी आना चाहिए। ऑल्सो एट द सेम टाइम कभी कभी आपको थ्योरी पेपर में दी जाएंगी, सारे पॉइंट्स लिखे हुए रहेंगे, आपको वो सारे पॉइंट्स को पढ़कर पहचानना है कि वो कौन सी मेथड के पॉइंट है, विफले टेबल के हैं, हाइड्रोलिक सेपरेशन के, या कौन से मेथड के। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे आपको जो एक और चीज़ पूछी जाती है उसका डायग्राम भी पूछा जाता है। देखो
क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको सारे उस टाइप का पहले ही आइडिया दे दिया। अदरवाइज पेपर में जाके बहुत लोगों को आइडिया मिलता है, अरे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बट पेपर हो गया होता है, फिर क्या मतलब, समझ गए ना। फिर उसके बाद में है कोरोजन एंड ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स। स्पेशली ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स में अलॉइंग मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप गैल्वनाइजिंग, टीनिंग, ये सारे प्रोसेसेस भी करो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब पढ़ के जाओ, ये आने के चांसेस है। अलॉइंग, हाँ, और ये मेथड सेपरेशन मेथड अच्छे से करना, लेकिन सेपरेशन मेथड में समझ गए ना कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैप्टर 9 है आपका कार्बन कंपाउंड और चैप्टर 10 है स्पेस मिशन। चलिए देखते हैं चैप्टर 9 कार्बन कंपाउंड्स में फिगर 9.7 जो कि दे रखा है पेज नंबर 114 पर, जिसमें आपको दे रखा है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं कौन से कार्बन कंपाउंड डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। और ये क्वेश्चन एक बार दो बार नहीं, कम से कम 6 से 7 बार प्रीवियस ईयर्स में आया है कि कौन से कार्बन कंपाउंड्स है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। यहाँ से आपको वन वर्ड वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ से आपको फिलअप भी आ सकता है, यहाँ से आपको MCQ भी आ सकता है। तो आपको ये अच्छे से करना है। तो क्योंकि पेपर में आप कंफ्यूज हो जाते हो, पेपर में ऐसा लगता है यार मैंने तो पढ़ा था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था। तो फिगर 9.7 में ये सारे डिटेल्स दे रखे हैं कि कौन से कार्बन कंपाउंड हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, पेज 114 पर। फिर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, पेज 114 पे दिया, पेज में बता रही हूँ। उसके बाद में सारे केमिकल रिएक्शंस को करो, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में होमोलॉगस सीरीज, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने वन शॉट में भी बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई है। ऐसा मत सोचना कि आपने तो हमको पढ़ाया नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से क्या होता है, ऐसा नहीं सोचने का भाई, पूरा वन शॉट पढ़ाया है, समझे या नहीं समझे, तो उसमें ही सब करवाया था मैंने। तो होमोलॉगस सीरीज जो है अल्केन, अल्कोहल, अल्कीन, ये तीनों की आपको अच्छे से करना है, समझ गए ना। होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन, अल्कोहल और अल्कीन। होमोलॉगस सीरीज में अब क्या आएगा, आपको पूछा जाएगा अल्केन के फर्स्ट 5 होमोलॉग्स बताओ, या तो बोला जाएगा अल्केन के फर्स्ट 3 होमोलॉग्स बताओ, या तो पूछा जाएगा कि अल्कोहल के फर्स्ट 3 होमोलॉग बताओ। मतलब आप क्या क्या बताएंगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अगर पूछा गया अल्कोहल के फर्स्ट 5 होमोलॉग बताओ, तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस टाइप से। अल्कीन के भी फर्स्ट 5 होमोलॉग पूछे जा सकते हैं, मिथीन, समझ गए ना, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, समझ गए, हेप्टेन, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको करना है। तो होमोलॉगस सीरीज अल्केन, अल्कोहल, अल्कीन, ये तीन ही है, पेज नंबर तीनों के तीनों 119 पे दिया है। सॉल्व करते नहीं आता है तो वन शॉट में जाओ, वन शॉट में बताया है, क्योंकि वहाँ पे वो पूरे नहीं सॉल्व किए हुए, लेकिन मैंने वन शॉट में आपको सब सॉल्व करवाया है, तो वो आप अच्छे से कर लेना प्लीज़, आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक आएगा यहाँ से, एक एनी वन, एक तो यहाँ से आएगा ही आएगा। फर्स्ट 5 करना, ऐसा नहीं कि 1 या 2 कर रहे, फर्स्ट 5 या फर्स्ट 6 ऐसा कर लो। फिर कंप्लीट टेबल 9.21 फिगर पेज 123 पर नेम और फॉर्मूला दिया है। अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड जो है उनका कहीं पे नेम दिया है, कहीं पे फॉर्मूला दिया है। अब ऐसा मत सोचना कि मैं नेम कर लूँगा फॉर्मूला पेपर में आ जाएगा, ऐसा मत करना। या ऐसा भी मत सोच के आना मैं फॉर्मूला कर लूँगा नेम पेपर में आएगा। आपको दोनों में से पढ़ना है, क्योंकि ये जो टेबल है यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार तो आया है, लेकिन क्वेश्चन देखो कैसा है। कभी कभार उसने फंक्शनल ग्रुप दिया और आपको फंक्शनल ग्रुप का नेम पूछा गया, कभी कभी उसने कंपाउंड का नेम दिया और फंक्शनल ग्रुप मतलब उस कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा गया। तो ये जो टेबल है ये सिर्फ एक ही टेबल है, ये पेज नंबर 123 पे दिया है, फिगर 9.21 है। प्लीज़ इसको जाके देखो, अदरवाइज पेपर में बुरा फंसेंगे, समझ गए ना। आया है बहुत बार, मैंने पेज नंबर भी बता दिया आप लोगों के ऊपर। मैंने सोचा भाई कि अगर मैं स्टूडेंट होती तो एटलीस्ट मुझे पेज नंबर तो चाहिए एंड मोमेंट पे अगर कोई दे रहा है तो। चलो चैप्टर 10 स्पेस मिशन में आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, तो जो कि मून है वो आपको पता होना चाहिए। फिर टाइप नेम्स ऑफ सैटेलाइट, ये जो टेबल है यहाँ से अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया बट मुझे लग रहा आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज 137 पे दे रखा है, उस टेबल में टाइप्स और नेम्स ऑफ सैटेलाइट पूछे दिए गए हैं। इनसाट, जीसाट, ये वेदर सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये सारी चीज़ें आपको पूछ दे रखी है वहाँ पे, ठीक है। फिर हाई अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसका डिस्टेंस कितना होता है पेज नंबर 138 पे सब दे रखा है, कौन से ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है। एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये पेज नंबर 141 पे दे रखा है, ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट।
Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. All the very best from our team to everybody कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना मैंने बताया है उसको अच्छे से करना। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने के अलावा आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।